रात के 11 बज चुके थे जब विक्रम अपनी पुरानी बुलेट मोटरसाइकिल को उस खाली सड़क पर धीरे धीरे चला रहा था। नवंबर की सर्दी ने मुंबई के आउटर स्कर्ट्स में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और ठंडी हवा उसके चेहरे को ऐसे चुभ रही थी जैसे कांटे हों। उसके हेलमेट के अंदर से वह देख सकता था कि सड़क दोनों तरफ से बिल्कुल सुनसान थी। सिर्फ दूर दूर कुछ स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, जिनकी पीली रोशनी में सब कुछ अजीब और डरावना लग रहा था। विक्रम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उम्र सिर्फ 27 साल, और वह अपने ऑफिस से घर जा रहा था, एक लेट नाइट डिप्लॉयमेंट खत्म करके। उसकी पत्नी मीरा घर पर उसका इंतजार कर रही होगी। वह जानती थी कि आज उसे देर हो जाएगी, इसलिए उसने मैसेज कर दिया था कि डिनर रेडी है, बस आ जाओ। विक्रम का अंधेरी में एक छोटा सा फ्लैट था, 2 बेडरूम का, जहां वह और मीरा शादी के बाद से रह रहे थे, पिछले 3 साल से। जिंदगी अच्छी चल रही थी, सैलरी बढ़िया थी, मीरा की भी एक अच्छी टीचिंग जॉब थी, और दोनों ने सोचा था कि अगले साल तक बच्चे के बारे में सोचेंगे। लेकिन आज रात कुछ अलग था। विक्रम को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे हवा में ही कुछ बदल गया हो। अचानक उसकी बाइक की स्पीड थोड़ी कम होने लगी। विक्रम ने एक्सेलरेटर पर ज्यादा प्रेशर दिया, लेकिन बाइक ने ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दिया। इंजन से थक थक की आवाज आने लगी और फिर कुछ सेकंड में बाइक पूरी तरह बंद हो गई। विक्रम ने बाइक साइड में लगाई और हेलमेट उतारते ही उसे एहसास हुआ कि यह एरिया कितना क्रीपी था। एक तरफ पुराने जमाने की एक धर्मशाला थी, जिसका बोर्ड उतर चुका था। सिर्फ दीवार पर लिखा हुआ नाम धुंधली रोशनी में दिख रहा था, शांति निवास। दूसरी तरफ एक बड़ा सा मैदान था, जो अंधेरे में काले समंदर जैसा लग रहा था। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न कोई गाड़ी, न कोई इंसान। विक्रम ने अपना फोन निकाला तो देखा कि बैटरी सिर्फ 10% बची थी, और हैरानी की बात यह थी कि नेटवर्क भी ठीक से नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि बाइक को एक बार चेक कर ले, शायद कोई छोटी सी समस्या हो। वह बाइक के पास बैठा और टॉर्च की रोशनी में इंजन देखने लगा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, फ्यूल भी था, बैटरी भी ठीक थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि बाइक अचानक बंद क्यों हो गई। विक्रम मैकेनिक्स में एक्सपर्ट नहीं था, तो वह बस बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा। 5 मिनट बाद जब उसने एक और बार सेल्फ स्टार्ट दबाया, तो अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह झटके से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। मैंने बस फील किया होगा, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसका शरीर यह मानने को तैयार नहीं था। उसकी स्किन पर गूज़बम्प्स आ गए थे और गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए थे। विक्रम ने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार बाइक चालू हो गई, लेकिन इंजन की आवाज बहुत अजीब थी, जैसे किसी के रोने की आवाज साइलेंसर से आ रही हो। वह जल्दी से बाइक पर बैठा, गियर डाला और आगे बढ़ने लगा। लेकिन 5 मीटर भी नहीं गया होगा कि अचानक उसकी हेडलाइट में कुछ दिखा। एक बूढ़ी औरत सड़क के बीच खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। उसका चेहरा धुंधला सा था और वह बड़ी बड़ी आंखों से सीधे विक्रम की तरफ देख रही थी। विक्रम ने तुरंत ब्रेक मारा और बाइक लगभग फिसल गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह अपनी छाती में उसकी आवाज सुन सकता था। वह बाइक से उतरने ही वाला था, यह पूछने के लिए कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन जैसे ही उसने हेलमेट उतारा और फिर से देखा, वहां कोई नहीं था। सड़क पूरी तरह खाली थी। विक्रम का दिमाग घूमने लगा। मैंने देखा था, बिल्कुल साफ देखा था, वह खुद से बोल रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। थकान की वजह से हेलुसिनेशन हो रहा होगा। आज ऑफिस में बहुत काम किया। उसने बाइक फिर से स्टार्ट की और इस बार थोड़ा तेज चलाने लगा। उसे घर पहुंचने की जल्दी थी, मीरा के पास पहुंचने की, उसकी आवाज सुनने की, उससे बात करने की। लेकिन अभी भी 2 किलोमीटर का रास्ता था और यह सड़क पूरी तरह सुनसान थी। थोड़ी देर बाद उसे सड़क के किनारे एक पुराना एसटीडी बूथ दिखा। बूथ पूरी तरह टूटा फूटा था, कांच टूटा हुआ था और अंदर का फोन हैंडसेट नीचे लटका हुआ था। लेकिन बूथ के ऊपर का बोर्ड अभी भी पुरानी हल्की रोशनी में चमक रहा था। विक्रम को याद आया कि उसके फोन में अब सिर्फ 5% बैटरी बची थी और वह मीरा को कॉल करके बताना चाहता था कि वह आ रहा है।
उसने बाइक रोकी और फोन देखा, लेकिन नेटवर्क नहीं था। उसने सोचा, चलो एक बार इस एसटीडी फोन से ट्राई कर लेते हैं। बूथ के अंदर का मंजर और भी डरावना था। दीवारों पर पुरानी हिंदी फिल्मों के पोस्टर लगे थे जो अब धुंधले पड़ चुके थे। हर जगह मकड़ी के जाले थे और फर्श पर सिगरेट के पैकेट और पुराने अखबार पड़े थे। फोन हैंडसेट से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कोई चीज बहुत दिनों से सड़ रही हो। विक्रम ने हैंडसेट उठाया और कान के पास लगाया। कोई डायल टोन नहीं थी, बस सश की स्टैटिक आवाज। उसने कुछ नंबर यूं ही दबाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह हैंडसेट रखने ही वाला था कि अचानक एक साफ और ठंडी आवाज आई। विक्रम शर्मा, उसका अपना नाम। विक्रम का हाथ रुक गया। हैंडसेट कान से चिपका हुआ था। हेलो, कौन बोल रहा है? उसने पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। फिर अचानक एक औरत की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। तुम्हें याद है विक्रम, सन 2006 अगस्त का महीना, वो रात जब तुमने तय किया था कि तुम मीरा से शादी करोगे? विक्रम की रूह कांप गई। ये बातें किसी को नहीं पता थी, सिर्फ उसे और मीरा को। उसने झटके से फोन रख दिया और बूथ से बाहर निकल आया। उसकी सांस फूल रही थी और ठंड के बावजूद उसके माथे से पसीना टपक रहा था। बाइक पर बैठकर उसने तुरंत इंजन स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार में वहां से निकल गया। लेकिन उसके दिमाग में वह आवाज लगातार गूंज रही थी। वह कौन था और उसे मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता था? अचानक उसे लगा जैसे उसकी बाइक के पीछे कोई बैठा हुआ है। उसके हेलमेट पर हल्का सा दबाव महसूस हुआ, जैसे किसी ने हाथ रखा हो। उसने रफ्तार कम की और पीछे देखने की हिम्मत की, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। वह फिर से तेज चलाने लगा और यह तय किया कि वह सीधे घर जाएगा और मीरा को सब कुछ बताएगा। मीरा को इन चीजों पर विश्वास था, भूतों और आत्माओं पर। वह हमेशा विक्रम से कहती थी कि कुछ चीजों का सम्मान करना चाहिए, कुछ जगहों पर रात में नहीं रुकना चाहिए। लेकिन विक्रम ने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। 5 मिनट बाद वह अपनी बिल्डिंग के पास पहुंच गया। 7 मंजिल की सोसाइटी थी। मिडिल क्लास इलाके में सब कुछ जाना पहचाना और सुरक्षित लग रहा था। उसने पार्किंग में बाइक लगाई और लिफ्ट में घुस गया। 4थी मंजिल पर उसका फ्लैट था। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, वह कॉरिडोर में निकला तो सब कुछ सामान्य था। मिसेस देसाई के फ्लैट से टीवी की आवाज आ रही थी। कुमार अंकल के फ्लैट से खाने की खुशबू, सब सामान्य था। उसने जेब से चाबियां निकाली और दरवाजा खोलने लगा। लेकिन जैसे ही चाबी ताले में गई, उसे लगा कि दरवाजा तो पहले से ही खुला है। वह अंदर गया। लिविंग रूम में लाइट बंद थी, लेकिन बेडरूम से रोशनी आ रही थी। मीरा होगी वहां, उसने सोचा। विक्रम तेजी से बेडरूम की ओर बढ़ा। बेडरूम में पहुंचते ही जो दृश्य उसने देखा, उससे उसकी जिंदगी बदल गई। मीरा बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन उसके सामने ड्रेसिंग टेबल पर लगे बड़े से शीशे में मीरा की परछाई नहीं थी। शीशा बिल्कुल खाली था। कमरे की सारी चीजें दिख रही थीं, लेकिन मीरा नहीं। विक्रम के हाथ पांव सुन्न हो गए। वह दरवाजे के पास ही खड़ा रह गया। मीरा, उसने धीमी आवाज में पुकारा। मीरा ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर बोली, ओह, तुम आ गए आखिरकार। बहुत देर कर दी तुमने। मैं थक गई थी इंतजार करते करते। विक्रम कुछ नहीं बोला, बस शीशे की ओर इशारा किया। मीरा ने उलझन में शीशे की ओर देखा और सामान्य स्वर में बोली, क्या हुआ? शीशे को क्यों देख रहे हो? विक्रम के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मीरा उठकर उसकी ओर आने लगी। तुम ठीक तो हो ना? बहुत थके हुए लग रहे हो। लेकिन जैसे जैसे वह पास आई, विक्रम को लगा कुछ गलत है। मीरा के चेहरे की मुस्कान बहुत परफेक्ट थी, हद से ज्यादा परफेक्ट, जैसे कोई पेंटिंग। और उसकी आंखों में वह गर्माहट नहीं थी जो हमेशा रहती थी। तुम कौन हो? विक्रम ने अचानक पूछा। मीरा रुक गई। उसकी मुस्कान वहीं जम गई।
फिर धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा का टेक्सचर बदलने लगा, जैसे प्लास्टिक हो। विक्रम पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जड़ हो गए। जो चीज उसके सामने खड़ी थी, अब वह मीरा नहीं थी, वह कुछ और थी। धुंधले धुएं का एक खंभा जो इंसानी शक्ल ले रहा था। उसके बीच में 2 आंखें थीं, पूरी तरह काली, ऐसी अंधेरी कि विक्रम की रूह तक कांप गई। उस चीज ने विक्रम की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां विक्रम के कंधे को छूने वाली थीं, विक्रम चीखा और पीछे हट गया। वह बेडरूम से बाहर भागा, लिविंग रूम में और सीधे मुख्य दरवाजे की ओर। लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। वह ताले से जूझ रहा था, लेकिन हैंडल जैसे काम ही नहीं कर रहा था। पीछे से एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। विक्रम, तुम यहां से जा नहीं सकते। तुमने मुझे उस एसटीडी बूथ से बुलाया था। तुमने मेरा फोन उठाया था। अब तुम मेरे साथ आओ। विक्रम मुड़ा तो देखा, वह चीज कॉरिडोर में उसकी ओर आ रही थी। अब उसकी शक्ल पूरी तरह इंसान जैसी हो चुकी थी, लेकिन चेहरे पर कोई नाक मुंह नहीं था, बस 2 काले गड्ढे जैसे आंखें। विक्रम का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसकी नजर रसोई की ओर गई, जहां से छत की फायर एग्जिट सीढ़ियां थीं। वह दौड़ा, दरवाजा खोला और ऊपर की ओर भागने लगा। सीढ़ियां संकरी और अंधेरी थीं, सिर्फ ऊपर से आती हल्की रोशनी दिख रही थी। पीछे से आवाज आई, विक्रम रुक जाओ। क्या तुम अपनी मीरा को नहीं देखना चाहते? वह मेरे पास है। विक्रम ने पीछे नहीं देखा, बस ऊपर भागता रहा। छत पर पहुंचकर उसने देखा कि पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूबी थी। दूर दूर कुछ खिड़कियों से रोशनी आ रही थी। ठंडी हवा जोर से चल रही थी। वह एक बड़े एसी यूनिट के पीछे छिप गया। उसकी सांस तेज चल रही थी। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर अचानक बहुत पास से आवाज आई, विक्रम, मुझे पता है तुम यहीं हो। मैं तुम्हारे दिल की धड़कन सुन सकती हूं। उसने देखा, वह चीज छत के बीच खड़ी थी। उसकी शक्ल फिर से मीरा जैसी बन रही थी। मीरा की आवाज में उसने कहा, विक्रम बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी विक्रम को याद आया, मीरा ने कहा था कि बुरी आत्माओं का शीशे में प्रतिबिंब नहीं होता, और यह भी कि अगर कोई आत्मा तुम्हारा नाम ले और तुम जवाब दे दो तो वह तुम्हें पकड़ सकती है। उसने आंखें बंद की और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। उसने आंखें खोली। वह चीज जमीन पर गिर रही थी। उसकी शक्ल बिगड़ रही थी, पिघल रही थी। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ी, कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही थी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह बिखर गई और गायब हो गई। कुछ देर बाद विक्रम नीचे आया। फ्लैट में सब सामान्य था। मीरा सो रही थी और इस बार शीशे में उसकी परछाई साफ दिख रही थी। विक्रम ने धीरे से मीरा को जगाया। मीरा ने आंखें खोली और बोली, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो और इतना पसीना क्यों आ रहा है? विक्रम ने उसे पूरी कहानी बता दी। पहले तो मीरा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने विक्रम की हालत देखी, उसकी आंखें जो डर से भरी हुई थीं, तो वह समझ गई कि कुछ तो जरूर हुआ है। मीरा तुरंत उठी और लिविंग रूम में मंदिर की ओर गई और दिया जलाया। उसने कुछ मंत्र पढ़े और फिर विक्रम से कहा कि कल सुबह ही वे किसी पंडित जी के पास जाएंगे। रात भर विक्रम सो नहीं पाया। वह बस यही सोचता रहा कि जो कुछ हुआ था, क्या वह सच में था? वह एसटीडी बूथ, वह आवाज, वह एंटिटी, सब कुछ इतना असली लग रहा था। सुबह हुई तो दोनों एक मशहूर पंडित के पास गए, जो आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं को समझते थे। पंडित जी ने विक्रम की कहानी सुनी और फिर कहा कि जहां वह एसटीडी बूथ था, वहां कई साल पहले एक हादसा हुआ था, जिसमें एक औरत की मौत हो गई थी। उस औरत की आत्मा वहीं अटकी हुई थी और वह लोगों को उनका नाम लेकर, उनकी निजी जानकारी बताकर अपनी ओर आकर्षित करती थी। अगर कोई जवाब दे देता तो वह उसके घर तक आ जाती। पंडित जी ने विक्रम को कुछ उपाय बताए, कुछ पूजा करवाई और सुरक्षा के लिए एक यंत्र दिया। विक्रम ने सोचा कि अब सब ठीक हो गया है। वह चीज चली गई है और पंडित जी ने सुरक्षा दे दी है। वह वापस अपनी सामान्य जिंदगी में आ गया।
ऑफिस जाने लगा, मीरा के साथ समय बिताने लगा। सब कुछ पहले जैसा होने लगा। 1 महीना बिना किसी परेशानी के गुजर गया। विक्रम उस डरावनी रात को लगभग भूल ही गया था। लेकिन फिर एक दिन रात को जब वह ऑफिस से देर से निकला तो उसे वही रास्ता लेना पड़ा, क्योंकि निर्माण कार्य की वजह से दूसरा रास्ता बंद था। जैसे ही वह उस इलाके में पहुंचा जहां वह एसटीडी बूथ था, उसने देखा कि वह बूथ अब वहां नहीं था, सिर्फ एक खाली जगह थी। विक्रम को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। वह आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी बाइक फिर से धीमी होने लगी। नहीं नहीं, यह फिर से नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। लेकिन बाइक बिल्कुल उसी जगह पर बंद हो गई जहां पहली बार हुई थी। और जब उसने साइड में देखा तो वही पुरानी धर्मशाला थी, जिसका बोर्ड अब भी वैसे ही लटका हुआ था, शांति निवास। इस बार विक्रम ने बाइक छोड़ने का फैसला किया और पैदल ही घर जाने का सोचा। लेकिन जब वह 3 कदम भी नहीं चला होगा, उसके फोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, विक्रम, तुमने सोचा था मैं चली गई हूं, लेकिन याद रखो, एक बार जिसे मैंने चुन लिया उसे मैं कभी नहीं छोड़ती। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। विक्रम के हाथ से फोन गिर गया। उसने सामने सड़क की ओर देखा। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक औरत की वही परछाई खड़ी थी, धुंधली सी, लेकिन बिल्कुल उसी एंटिटी जैसी। और जैसे जैसे विक्रम उसे देख रहा था, वह धीरे धीरे पास आने लगी, एक ऐसी मुस्कान के साथ जो पूरी तरह से अप्राकृतिक थी। विक्रम चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह वहीं खड़ा रह गया, जैसे लकवाग्रस्त हो गया हो, जैसे उसके पैर कंक्रीट में गड़ गए हों। वह एंटिटी और पास आई, और पास, और जब वह बिल्कुल विक्रम के सामने आ गई तो उसने अपना हाथ विक्रम के चेहरे की ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं, और जैसे ही वह विक्रम के माथे को छूने वाली थी, विक्रम की आंखें खुल गईं। वह अपने बेडरूम में था। मीरा उसके पास बैठी थी, थोड़ी डर और चिंता के साथ उसे देख रही थी। तुम ठीक हो? तुम्हें बहुत तेज बुखार है, मीरा ने कहा। पंडित जी फोन पर मीरा से बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि विक्रम को किसी शक्तिशाली तांत्रिक के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि एंटिटी ने अब उसे चिन्हित कर लिया है। विक्रम उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से कमजोर था, जैसे सारी ऊर्जा निकल गई हो। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके दाहिने कंधे पर एक निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने उंगलियों से छुआ हो और वहां की त्वचा काली पड़ गई हो। वह निशान धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसकी छाती की ओर फैल रहा था। मीरा रो रही थी और बार बार पंडित जी से पूछ रही थी कि वह क्या कर सकती है। पंडित जी ने कहा कि 2 दिनों के अंदर अंदर विक्रम को उस तांत्रिक के पास पहुंचाना होगा, नहीं तो वह एंटिटी विक्रम की आत्मा को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेगी। अगले 2 दिन विक्रम के लिए एक डरावना सपना थे। उसे लगातार भ्रम हो रहे थे। वह देखता था कि दीवारों पर परछाइयां हिल रही हैं, आईनों में उसकी जगह वही एंटिटी दिखाई देती, और रात में उसे फुसफुसाहटें सुनाई देती, बहुत सारी फुसफुसाहटें जो उसका नाम लेती, उसे बुलाती। मीरा ने अपने माता पिता को बुलाया। घर में लगातार प्रार्थनाएं करवाई गईं। हर कोने में सुरक्षा यंत्र लगाए गए, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। आखिरकार तीसरे दिन मीरा विक्रम को लेकर हिमाचल में रहने वाले एक तांत्रिक के पास गई। वह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली और ऐसे मामलों को संभालने के लिए मशहूर था। उसने विक्रम को देखा और तुरंत समझ गया कि मामला कितना गंभीर है। तांत्रिक ने कहा कि वह एंटिटी बहुत पुरानी है और वह पहले ही कई आत्माओं को अपने साथ ले जा चुकी है। विक्रम को बचाने के लिए एक अनुष्ठान करना पड़ेगा जो बेहद खतरनाक है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो विक्रम हमेशा के लिए उस एंटिटी के साथ फंस जाएगा। मीरा ने रोते हुए हां कर दी, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। उसी रात तांत्रिक ने तैयारियां शुरू कर दी। एक कमरे में विक्रम को बैठाया गया। उसके चारों ओर दिए जलाए गए। अलग अलग जड़ी बूटियों और पाउडरों से एक घेरा बनाया गया। तांत्रिक ने विक्रम को सख्ती से कहा कि अनुष्ठान के दौरान चाहे कुछ भी हो जाए, उसे उस घेरे से बाहर नहीं निकलना है। अनुष्ठान आधी रात को शुरू हुआ। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया। इतने शक्तिशाली मंत्र जिन्हें विक्रम ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना था। पहले तो कुछ नहीं हुआ,
लेकिन फिर धीरे धीरे कमरे का तापमान गिरने लगा। दिए ऐसे कांपने लगे जैसे हवा चल रही हो, जबकि कोई हवा नहीं थी। फिर आवाजें आने लगी, फुसफुसाहटें, चीखें, रोने की आवाजें, सब कुछ मिला जुला। विक्रम का डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह घेरे के अंदर ही बैठा रहा। तभी उसने देखा कि कमरे के एक कोने में कुछ आकार ले रहा है। वह एंटिटी आ रही थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ और भी परछाइयां थीं, और भी एंटिटीज। शायद वे सभी आत्माएं जिन्हें उसने फंसा रखा था। एंटिटी ने विक्रम की ओर हाथ बढ़ाया और चीखी, तुम मेरे हो विक्रम, तुम मेरे साथ आओ। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उठना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन तांत्रिक ने कड़े स्वर में कहा, बिल्कुल मत हिलो। अनुष्ठान जारी रहा। तांत्रिक की आवाज और तेज होती गई, उसके मंत्रों में और शक्ति आ गई। एंटिटी ने घेरे के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह सीमा को छूती, एक तेज रोशनी चमकती और वह पीछे हट जाती। यह संघर्ष लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। कमरे में हर तरफ अफरा तफरी थी। लाइटें अपने आप बंद चालू हो रही थीं, चीजें हवा में तैर रही थीं और एंटिटी लगातार चीख रही थी। फिर अचानक तांत्रिक ने एक अंतिम बेहद शक्तिशाली मंत्र बोला। घेरे के चारों ओर सुनहरी लपटें उठी, जो बहुत ऊंचाई तक चली गई। एंटिटी ने एक आखिरी कान फाड़ देने वाली चीख मारी और पूरी तरह बिखर गई। उसके साथ जो बाकी एंटिटीज थीं, वे भी रोशनी में घुलकर खत्म हो गई। कमरा शांत हो गया। दिए फिर से सामान्य रूप से जलने लगे। विक्रम को ऐसा लगा जैसे उसके सीने से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। उसने देखा, उसके कंधे पर जो निशान था वह पूरी तरह गायब हो चुका था। मीरा दौड़कर अंदर आई और विक्रम को गले लगा लिया। दोनों रो रहे थे। ये राहत के आंसू थे। तांत्रिक ने कहा कि अब वह एंटिटी हमेशा के लिए चली गई है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है, लेकिन उसने चेतावनी भी दी कि विक्रम को अब ज्यादा सावधान रहना होगा। उसे उन जगहों से दूर रहना होगा जो वीरान हो या जहां नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो। विक्रम और मीरा वापस मुंबई आ गए। जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी, लेकिन अब विक्रम पहले से कहीं ज्यादा सतर्क था। उसने उस रास्ते से जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। वह हमेशा समूह में यात्रा करता, रात में अकेले कहीं नहीं जाता। उसे लगता था कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन 3 महीने बाद एक दिन जब विक्रम ऑफिस में अपनी डेस्क पर बैठा था, उसे एक कुरियर मिला। भेजने वाले का कोई नाम नहीं था। उसके अंदर एक पुरानी काले सफेद फोटो थी। फोटो में एक औरत एसटीडी बूथ के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल साफ दिख रही थीं। वही काली, खोखली आंखें। फोटो के पीछे पेन से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कोई भी सुरक्षा मंत्र हमेशा के लिए काम नहीं करता विक्रम। मैं बहुत जल्द वापस आ रही हूं, इस बार आखिरी होगा। विक्रम के हाथ से फोटो गिर गई। उसने ऑफिस में चारों तरफ देखा। सब लोग सामान्य रूप से काम कर रहे थे, लेकिन उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी केबिन के सामने लगी लिफ्ट की ओर देखा। लिफ्ट के दरवाजे खुल रहे थे। अंदर सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में 2 आंखें चमक रही थीं। वही एंटिटी वापस आ चुकी थी।